आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टाइलर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 8वीं कॉमिक्स सर्वशक्ति का भाग 1। सर्वनायक पूर्वसार युगम धरित्री अस्यः। सर्वनायक गाथा अर्थात युगों की महागाथा। यहाँ समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मानवता अपने अंत की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ क्षुद्र ग्रह के रूप में आए पाषाण राक्षस संकट बन गए हैं, तो दूसरी तरफ मानव आबादी को गर्भगृह में संचारित करने के बावजूद उन पर मंडा खतरा अब भी बरकरार है। प्रेत अंकल और एंथोनी सधम, ड्रैकुला, बार्डेलो और निशाचर आदि महापाप शक्तियों के काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रही है तांत्रिका लौरी एवं कपाल कुंडला। महारावण को रोकने हेतु कालदूत करवा रहे हैं। सर्व मंथन के फलस्वरूप समुद्र में एक एक करके अशुद्धियां बाहर निकल रही है, जो कि 9 ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों के सम्मिलित प्रयासों से अनुशासित भी हो रही है। किंतु अभी चुनौतियां अनेक है। युगम क्षेत्र में समय संरक्षक युगम के संचालन में पश्चात काल और पूर्व काल के महानायकों के मध्य खेली जा रही है सर्वनायक प्रतियोगिताएं, जो दोनों कालों का अस्तित्व निर्धारित करेगी। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत अब तक परमाणु द्वारा प्रचंडा को हराने तथा तिलस्मी देव द्वारा शक्ति के विरुद्ध समस्त स्पर्धाओं में पराजय स्वीकार करने से पश्चात काल के नायक दल ने 2 अंक अर्जित किए। वहीं तिरंगा द्वारा प्रतियोगिताओं से हटने के फलस्वरूप शुक्राल को विजय और पूर्व काल के नायक दल को पहला अंक प्राप्त हुआ। अभी चल रही प्रतियोगिता देव शिरोमणि योद्धा और रात के रक्षक डोगा के बीच है, जिनमें 4 स्पर्धाओं में 2-2 अंकों के साथ ये दोनों महानायक बराबरी पर हैं। अब प्रतियोगिता की अंतिम स्पर्धा को जीतकर कौन विजेता कहलाएगा, ये तो समय ही बता सकता है। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि एवं सर्वक्रांति में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़ें। प्रस्तुत खंड सर्वशक्ति में संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्वनायक सर्वशक्ति अष्टम खंड। प्रस्तावना आरंभ। तमस का बेटा। तमस अर्थात अंधकार। ताकत और उन्माद का दूसरा नाम है अंधकार। अंधकार का जर्रा जर्रा निश्चय से भरा हुआ है। निश्चयता जो मेरे जरे जरे में बसी है। मैं हूँ तमस का बेटा, मैं हूँ निशाचर। मेरा जन्म इस संसार में तमस फैलाने के लिए हुआ है। अब ये निशाचर क्या भला है? मुझे इसकी कोई बड़ी तामसिक शक्ति होने का आभास हो रहा है। तमस का बेटा है निशाचर, खुद शैतान का अवतार। इसका अस्तित्व मानव सभ्यता से भी हजारों वर्ष पुराना है। समय समय पर असुरों के मार्गदर्शक के रूप में निशाचर धरती पर अंधकार फैलाता रहा है। कुछ वर्ष पूर्व अपने 2 अनुयायियों नारकी और पातकी के साथ धरती पर अंधकार फैलाने की कोशिश की थी इसने। तब डोगा और ध्रुव ने इसे परास्त कर दिया था। निशाचर से ध्रुव और डोगा के टकराव के बारे में और लौरी के बारे में जानने के लिए पढ़े ध्रुव और डोगा का पूर्व प्रकाशित विशेषांक निशाचर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लौरी का ओरिजिन हमको वेम्पायर कॉमिक्स में बताया गया था, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की थी, और ये निशाचर का ओरिजिन अपने को निशाचर कॉमिक में बताया था। इसके शरीर पर डोगा द्वारा फेंकी गई इंडस्ट्रियल एडहेसिव की वजह से मिट्टी की परत ने इसे पूरी तरह ढक लिया था, जिससे पूर्णतः अशक्त हो गया था। मिट्टी इसकी शक्तियों को क्षीण कर अशक्त बनाती है, क्योंकि धरती के नीचे दफन करने के अलावा इसे ख़त्म करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। इसलिए मैंने अपनी तंत्र शक्ति से धरती के गर्भ में दफन कर दिया था। मानवीय हृदय में कुल बुलाते अंधकार को उनके संपूर्ण अस्तित्व पर हावी कर उन्हें तामसिक बनाने, अंधेरे की हुकूमत को स्वीकार करवाने के लिए स्वयं अंधकार ने मुझे जन्म दिया है। इस कलयुग में तो मेरा यह कार्य अत्यंत सुगम व सरल होना चाहिए था, क्योंकि पाप, देश और कलेश इस युग के मानवों के सर्व गुणों में सर्वोपरि है। जाने कैसी उक्ति लगाई थी उस ध्रुव नामक छोकरे ने। मेरी शक्तियों की काट मिट्टी मेरे शरीर से चिपक गई थी और उसने मुझे अशक्त कर दिया। मानव स्वयं ही अपने कर्मों से तमस के अनुयायी बनने पर अग्रसर थे। मुझे तो सिर्फ उनका मार्ग प्रशस्त करना था।
परंतु मेरी राह का रोड़ा बन गए दो अदने से मानव। यकीन नहीं आता, दो साधारण से तुच्छ मानव ने शैतान को के बेटे को परास्त कर दिया, डोगा और सुपर कमांडो ध्रुव ने। और फिर इस तांत्रिका, क्या नाम था इसका, बोरी, गिलोरी, नहीं लोरी, इसने तो मुझे अनंत काल तक धरती के नीचे दफन रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और शायद मैं अनंत काल तक धरती के गर्भ में ही दफन रहता अगर उन दो रहस्यमयी मानवों ने धरती के गर्भ में भूमिगत निर्माण आरंभ ना किया होता। जानने के लिए पढ़े सर्वनायक श्रृंखला का पूर्व प्रकाशित खंड सर्वयुगम। मैं तो पुनः धरती पर आने की सभी उम्मीदें छोड़ बैठा था, पर धरती के गर्भ में आणविक और उष्ण किरणों के ताप ने मेरे शरीर पर चढ़े उस चिपचिपे पदार्थ के आवरण को पिघाल दिया। मैं पूर्णतः अशक्त नहीं हो चुका होता तो उन दोनों को उसी समय अपना गुलाम बनाकर बाहर आ जाता, पर ऐसा ना हो सका। चिपचिपे पदार्थ का आवरण हट जाने के बावजूद था तो मैं मिट्टी के नीचे ही दबा हुआ, जिस कारण मुझे पुनः सतह पर आने में विलंब हुआ। परंतु अब कोई विलंब नहीं होगा। अब धरती पर सिर्फ अंधकार फैलेगा, निशाचर का गहन अंधकार। मैं महसूस कर रहा हूँ कि धरती पर तामसिक ऊर्जा अत्यंत प्रबल हो गई। ऐसा कैसे हुआ यह तो ज्ञात नहीं, परंतु तामसिक ऊर्जा सोख कर मैं पुनः शक्तिशाली हो जाऊंगा। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी आत्मकथा सुनने के बाद हम तुझे यहाँ मौका देंगे? मेरी क्रिस्टल क्रॉस से प्रस्फुटित होती सत्य ऊर्जा न सिर्फ तामसिक शक्ति को दूर रखेगी बल्कि तुझे शक्तिशाली होने से भी रोकेगी। और कपाल कुंडला का ये तंत्र मन के तुझे आसानी से कैद कर लेंगे। तू अब कभी भी पूर्ण शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। अब हमें इसे दोबारा दफन करना है, एक ऐसी कब्र में जिससे कि कभी बाहर ना निकल पाए। हा 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 हा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि निशाचर को परास्त करना इतना आसान है? प्रस्फुटित मन के धूमिल पड़ रहे हैं, क्रिस्टल क्रॉस की प्रकाश ऊर्जा भी धूमिल हो रही है। ऐसा कैसे संभव हुआ? यह तो अशक्त हो चुका था। तरस आता है मुझे तुम नायकों पर। आत्मकथा सुनकर भी तुम लोग कभी ढंग से सबक नहीं लेते। मेरी शक्तियाँ को सिर्फ मिट्टी ही काट सकती है। जब तक मैं मिट्टी से बाहर हूँ, अजय हूँ। तुम्हारी सत्य ऊर्जा इस वक्त धरती के अंधकार और तामसिक शक्तियों के सामने वैसी ही है जैसे तूफानी थपेड़ों के सामने बूझती हुई मशाल। मेरे भीतर तामसिक ऊर्जा का स्तर न्यूनतम है, जिस वजह से संसार की समस्त तामसिक ऊर्जा का प्रवाह मेरी ओर हो रहा है। इस प्रवाह का सामना तुम्हारी सीमित सत्य ऊर्जा नहीं कर सकती। तू तो बच्चे पढ़ाने लग गया। मैं तूफान हूँ, तुम तिल्ली हो, फलाना ढिमकाना। तमस का बेटा हूँ, शैतान की औलाद हूँ। बक 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 बक। गौर से देख इस मुर्दा चेहरे को। शैतान का बाप हूँ मैं। तेरा पप्पा मुझे पप्पा फेरी के नाम से जानता है। तेरा यह दुस्साहस कि तू निशाचर पर हाथ उठाए, तुझे तो फिर से बकवास शुरू कर दी। ले तू ये ठंडी आग खा, तेरे दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है, इससे उतर जाएगी। यह तो नरक की ठंडी आग है, और यही ठंडी आग तू आज भर पेट खाने वाला है। सारी कमजोरी दूर हो जाएगी तेरी। गलप गुलप, यह क्या बक रहा है तू? ठंडी आग भले ही नरकानी है, पर यह भी सत्य ऊर्जा का ही एक रूप है, क्योंकि यह पाप और पापियों को तड़पाती है। तेरा जिस्म भी इस ऊर्जा से भर चुका है। संसार भर की तामसिक ऊर्जा जैकब और कपाल कुंडला की सत्य ऊर्जा पर भारी पड़ सकती है, पर तेरे भीतर समाई हुई ठंडी आग की सत्य ऊर्जा तामसिक ऊर्जा को तेरे भीतर प्रवेश ही नहीं करने देगी, जिसका मतलब है कि तू अशक्त हो चुका है। तामसिक ऊर्जा मेरे शरीर से टकरा कर लौट रही है, ऊपर से ठंडी आग की तड़प। तुम लोग इस
परमानेंटली दफन करने का इंतजाम करो, टेम्पररी बंदोबस्त मैं किए देता हूँ। यह मुर्दा तो गजब का शक्तिशाली है। समय बिल्कुल सही है। अगर यह मौका मैं चूक गया तो एक शरीर विहीन प्रेत बनकर रह जाऊंगा। शक्तिशाली और सिरफिरा भी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यह दुनिया खुशकिस्मत है जो एंथोनी मानवता के लिए लड़ रहा है, मानवता के खिलाफ नहीं। इससे पहले कि ये दोनों तांत्रिकाएं निशाचर को तंत्र बंधनों में किलित करें, मुझे निशाचर के शरीर पर कब्जा करना होगा। निशाचर मूर्छित हो चुका है, इसे जल्दी दफन करो। वैसे भी इसने हमारे काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। हम जितना समय बर्बाद करेंगे, ड्रैकुला और सदम हमारी पहुंच से दूर होते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा एंथोनी, निशाचर को किलित करने वाला तंत्र तैयार हो चुका है। अब बस इससे निशाचर को बांधना होगा। यह तंत्र किलक निशाचर के शरीर में मौजूद उसकी आत्मा को जकड़ेगा और उसे कभी होश में नहीं आने देगा। इसलिए इस बार जब हम इसे दफन करेंगे तो यह बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी इस बार इसका उचित क्रियाक्रम होगा। गुड, यह लो, हो गया काम। अब निशाचर की आत्मा उसके शरीर में तो रहेगी, पर कलित होने की वजह से कभी जागृत नहीं होगी। वाह, इन मूर्खों ने तो निशाचर की आत्मा को कलित करके मेरा काम मुश्किल करने के बजाय और भी आसान कर दिया। अब निशाचर के शरीर पर कब्जा जमाना चुटकी बनाने जैसा आसान है। अरे यह क्या क्या हुआ कपाल? मैंने अभी अभी एक साय को निशाचर के शरीर में प्रवेश करते देखा। वॉट? हा हा हा, कमाल हो गया। मैं तो इंसानी शरीर के ही चक्कर में था, यहाँ तो सीधे तमस के बेटे का अजर अमर शरीर मिल गया मुझे। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। बल और बुद्धि। मानना पड़ेगा श्रीमान स्वानमुख के बल और उनकी इच्छा शक्ति को। बलिष्ठ से बलिष्ठ मानव योद्धाओं को परास्त करने में हमें 4 क्षण से अधिक समय ना लगता, परंतु ये इतनी देर न सिर्फ हमारे सामने डटे हुए हैं, अपितु हमें संघर्ष करने पर विवश भी कर रहे हैं। हाँ, संसार का सबसे विशिष्ट योद्धा, स्वर्ग का सिपाही, दीति का बेटा, कैसे हराएगा इसे तू बेटा डोगा? शरीर में बसी ताकत का हर कतरा इस्तेमाल कर चुका है तू, और इसका हाथ 1 इंच भी नहीं हिला अब तक। यह युगम बहुत ही चालाक और मक्कार है। इसने जानबूझकर मुझे इस स्थिति में फंसाया है। मैं शिरोमणि के चुनता तो वह आदर्शवादी की काट का पुतला मुझे ही हरवा देता। डोगा को चुना तो एक अम्बुगत शारीरिक बल में योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो यह सोचकर पसीने से सरोवर हो रहा हूँ कि गुरु शुक्राचार्य परास्त होकर लौटने पर मेरा क्या हाल करेंगे। काश गुरुदेव यहाँ मुझे सलाह देने उपस्थित होते, पर गुरुदेव यहाँ नहीं है तो मुझे ही गुरुदेव की तरह सोचना होगा। अगर गुरुदेव इस परिस्थिति में होते तो क्या करते? अवश्य ही वे डोगा के अतिरिक्त बल प्रदान करने का कोई उपाय निकालते। पर ऐसी क्या युक्ति निकालूं जिससे डोगा को अतिरिक्त बल भी मिल जाए और इस कपटी उगम को संदेह भी ना हो। अरे हाँ, यह युक्ति काम कर सकती है। मुझे पहले इसका ध्यान क्यों नहीं आया? अब तो डोगा को शिरोमणि का परास्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पराजय स्वीकार कर लीजिए श्रीमान स्वानमुख, आप हमें परास्त नहीं कर सकते। क्यों भाई पोंगे, तू कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश चाट के आया है जो मैं तुझे परास्त नहीं कर सकता? युगम धरित्री अस्यः हिया। यह क्या हुआ? अचानक से श्रीमान स्वानमुख को इतने अमानवीय बल का संचार कहाँ से हो गया? हा हा हा, चौंक गए ना बेटा शिरोमणि, यही तो असुरराज सम्मुख का चमत्कार है। मेरे पसीने से मेरी असीमित आसुरी शक्तियों के भी अंश थे जिन्हें मैंने डोगा के जिस्म में पहुंचा दिया। निश्चित समय अवधि के लिए ही सही, डोगा बल में शिरोमणि के बराबर ही नहीं बल्कि उस पर भारी है। अब तो डोगा जीत कर ही रहेगा। यह क्या हुआ? अकस्मात ही डोगा योद्धा पर भारी कैसे पड़ने लगा? बूझने से पूर्व दीपक
तेज टिमटिमाता है। डोगा का बल समाप्त होने वाला होगा। उससे पूर्व की उसकी अंतिम चेष्टाएं। इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, तो प्रतिपल योद्धा पर हावी हो रहा है। गोजो सत्य कह रहा है। डोगा का बल क्षीण नहीं हो रहा, अपितु बढ़ रहा है। यह स्वतः नहीं हो सकता, इसमें अवश्य ही किसी की चाल है। सही समझे पूर्व काल के वीरों, यह चाल ही है और इसे चलने वाली बुद्धि है असुरराज शुम्भक की। शुम्भक और डोगा के पैरों की ओर दृष्टि डालिए, आपको मेरे कथन का अभिप्राय समझ आ जाएगा। शंभुक के श्वेत की धारा डोगा तक जा रही है। ओह, सारा किस्सा समझ आ रहा है। शुम्भुक अपनी असुरी शक्तियां स्वदेह द्वारा डोगा के शरीर में स्थानांतरित कर रहा है। छल, यह तो छल पूर्वक स्पर्धा जीतने का प्रयास कर रहा है। डोगा या पश्चात काल का कोई भी महानायक स्पर्धा जीतने के लिए छल का प्रयोग कदापि नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वे सभी शुम्भक की इस चाल से अनभिज्ञ हैं। मैं भोकाल की बात से सहमत हूँ। चाहे पश्चात काल के नायक इसमें लिप्त हो या ना हो, छल तो हो रहा है। यह स्पर्धा स्थगित होनी चाहिए। एक बार आरंभ होने के बाद स्पर्धा स्थगित नहीं हो सकती। इसमें साम दाम दंड भेद सब जायज है। यह बात आप लोगों को पहले ही बता दी गई थी। मेरा कार्य था आपको इस घटना से अवगत कराना। अब आप इसका निदान कैसे करेंगे, ये आपकी समस्या है वीरों। यानी अब हमें ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक उपाय है। वाह, डोगा ने तो अचानक से बाजी पलट दी। वाकई कमाल कर दिया डोगा ने। मैं भी हैरान हूँ कि एक मानव में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि वह दितिपुत्र शिरोमणि का सामना कर सके। मैं भी यह सोचकर हैरान भी हूँ और परेशान भी। शक्ति, यह वक्त हैरान और परेशान होने का नहीं, चीयर करने का है दोस्तों। ओह, यह क्या हुआ स्टील? मेरी आंखों ने भी कुछ देखा। अरे, वह तो हम सबके आंखों देख रही है। इस बात के ठुल्ले, अपना लोंडा जीतने वाला है। मेरी आंखों के शक्तिशाली कैमरों ने कुछ ऐसा देखा जो आम इंसानी आंखें नहीं देख सकती। ऐसा क्या देखा तुमने स्टील? मैं अपना कैमरा पर फीड इमेज यहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ, जिससे कि तुम सभी वह दृश्य देख सको जो मैंने देखा। यह देखा, डोगा के चेहरे के पास कोई चीज मंडरा रही है, जैसे कोई छोटी मक्खी हो। यह कोई मक्खी या पतंगा नहीं है नागराज। ठहरो, मैं इमेज को 1000% जूम करता हूँ, ताकि तुम लोग साफ साफ देख सको कि यह क्या है, या मैं कहूँ कि कौन है। प्रचंडा, यह हरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाली हीरोइन डोगा के आजू बाजू मक्खी बनी क्यों मंडरा रही है? यकीन नहीं आता। अपने प्रतिभागी को हारता हुआ देखकर पूर्व काल वाले छल पर उतर आए। हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। पूर्व काल के महानायक छल का सारा कमी नहीं लेंगे, पर दिखाई तो कुछ ऐसा ही दे रहा है नागराज। प्रचंड सूक्ष्म रूप में डोगा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। डोगा के नोच फिल्टर्स और लेदर कॉस्ट्यूम के कारण वह अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। डोगा ने अपने जबड़े भींचे हुए हैं, पर जैसे ही वह मुंह खोलेगा, प्रचंडा उसके भीतर प्रवेश कर जाएगा। हमें युगाओं को इससे अवगत कराना होगा। युगम क्षेत्र में क्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना नहीं है जिससे युगम अनभिज्ञ हो, परंतु ब्रह्मांड की घटनाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुझे नहीं है। साम दाम दंड भेद इन प्रतियोगिताओं में सब जायज है। यदि पूर्व काल वाले ऐसी कभी किसी भी विकल्प का सहारा ले रहे हैं, तो आपका वही पूरा अधिकार है इन्हें रोकने का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब के पीछे इस युगम का ही हाथ है। सच्चाई चाहे जो भी हो ध्रुव, पर फिलहाल सबसे जरूरी कार्य प्रचंड को डोगा के शरीर में प्रवेश करने से रोकना है। यह काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। युगम धरित्री अस्यः, मान गए युग श्रेष्ठ। आप तो देव ऋषि नारद को भी मात देने की क्षमता रखते हैं। मैं तो सिर्फ समय प्रतिपालक होने का अपना धर्म निभा रहा हूँ। अवधि, अनुकूल फल पाने का दायित्व तो इन महानायकों पर है। समझ नहीं आ रहा कि श्रीमान स्वयंमुख में अकस्मात ही इतना परालौकिक बल कैसे आ गया। हम अपना संपूर्ण बल लगाकर भी अपना हाथ गिरने से मुश्किल से ही बचाए हुए हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नस नस में ताकत का तूफान भर गया हो। ऐसी ताकत, ऐसा उन्माद मैंने कभी महसूस नहीं किया। यह जुनून, यह उन्माद, यह तूफान अचानक से मेरी रगों में कैसे भर गया मुझे नहीं मालूम, पर यह तय है कि इस ताकत के सामने यह पोंगा पहलवान टिक नहीं पाएगा। डोगा ने अपनी नासिकाओं में किसी प्रकार की छलनी लगा रखी है। इसकी पोशाक भी बंद है, अन्यथा रोम छिद्रों से मैं इसके शरीर में प्रवेश कर सकता था। क्यों भाई, क्यों मरा जा रहा है तू डोगा में घुसने के लिए? परमाणु सूक्ष्म रूप में? क्यों, तूने क्या सूक्ष्म रूप का कॉपीराइट ले रखा है? और पहले यह बता, यहाँ डोगा की नाक में गुदगुदी करने क्यों आया है तू? तुम्हें मेरे यहाँ होने का आभास कैसे हुआ, यह तो मैं नहीं जानता, पर फिलहाल तुम मेरे कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो। मेरा डोगा के शरीर में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। यकीन नहीं होता कि तुम लोग स्पर्धा जीतने के लिए इन हथकंडों का भी उपयोग करोगे। हथकंडे हम लोग नहीं अपना रहे हैं मूर्ख। फिलहाल मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, रास्ता छोड़ो मेरा। जब तक तुम मुझे साफ साफ नहीं बताते कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, डोगा के शरीर में घुसना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे खुद के शरीर में रहना मुश्किल हो जाएगा। यह परमाणु व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट कर रहा है। अगर अभी इस पर अपनी पंचतत्व शक्ति के वार किए तो हमारे यहाँ उपस्थित होने के भेद खुल जाएंगे, परंतु इसके वारों का प्रत्युत्तर तो देना ही होगा। योद्धा योद्धा, डोगा डोगा। बस कुछ ही समय की बात है, किसी भी क्षण डोगा योद्धा को परास्त कर सकता है। डोगा के शरीर में बसी मेरी असुरी शक्ति भी योद्धा को परास्त होते ही लोप हो जाएगी। मैंने शक्ति को ऐसे अभिमंत्रित किया है कि असुरी शक्ति तभी लोप हो जब डोगा अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर सके। हालांकि हम इतने सूक्ष्म रूप में हैं कि डोगा हमें नंगी आंखों से नहीं देख सकता, पर अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से डोगा का ध्यान हम पर जा सकता है। डोगा डोगा योद्धा, यह बात प्रचंडा भी समझ रहा है। अगर इसका मकसद सिर्फ डोगा का ध्यान भटका कर उसे यह स्पर्धा हराना ही था, तो ऐसा करने को प्रचंडा के पास अभी सबसे अच्छा मौका था। इसका ऐसा ना करना सिद्ध करता है कि बात कुछ और ही है। इस व्यर्थ के झगड़े के बजाय अगर तुम मुझे अपने यहाँ होने का कारण बता देते तो बेहतर होगा। डोगा के पैरों की ओर देखो। तुम्हें शुंभक के पैरों से डोगा के पैरों तक खींची सफ़ेद की लकीर नजर आ रही है। अच्छा हुआ भाई तूने क्लियर कर दिया कि यह स्वेद यानी पसीना है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। शुंभुक अपने स्वेद द्वारा अपनी असुरी शक्तियाँ डोगा को प्रदान कर रहा है ताकि वह योद्धा को हरा दे। तो तू डिओड्रेंट स्प्रे की तरह पसीने की बदबू, मेरा मतलब है आसुरी शक्तियाँ गायब करने वाला था। मैं सूक्ष्म रूप में डोगा के भीतर प्रवेश कर शुंभुक के श्वेत को वापस कर देता, जिससे कि उसकी आसुरी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती और डोगा को इसका एहसास भी ना होता। लेकिन डोगा ने अपने जबड़े बीचे हुए हैं और नासिका अथवा रोम छिद्र द्वारा भी प्रवेश का कोई मार्ग नहीं है। तुम लोग क्या कहते हो भाई लोग? युगम क्षेत्र में होने के कारण परमाणु अपने दल के अन्य महानायकों से मानसिक संपर्क द्वारा जुड़ा हुआ था। शंभुक अपने स्वार्थ के लिए डोगा को जिताना चाहता है, पर हम किसी भी छल का सहारा नहीं लेंगे। जीत हो या हार हमारे अपने दम पर ही होगी। ऐसा ना करना डोगा की इच्छा शक्ति और उसकी कर्तव्य निष्ठा का अपमान होगा। बिल्कुल, शुंभक की आसुरी शक्तियों को डोगा के शरीर से निकालना ही होगा। तो फिर ठीक है, इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा प्रचंडा, पर हम डोगा के शरीर में प्रवेश कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे शुंभक का पसीना डोगा के शरीर में प्रवेश कर रहा है। पिछली किसी स्पर्धा के दौरान शायद डोगा के बूट के सोल में हल्की दरार आ गई है, यह देखो। हे देव, इतनी साधारण सी बात मुझे क्यों नहीं सूझी? ऐसी साधारण बातें पीले वस्त्र धारकों को ज़्यादा सूझती है। तुम बहुत ही विचित्र बातें करते हो। पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनने वाले ऐसे ही होते हैं, पर यह बात स्विमिंग सूट पहनने वाले को समझ नहीं आएगी। खैर, बेकार की बातें छोड़ो, फटाफट डोगा के बूट में घुसते हैं। हाँ, मेरे हाथ, मेरे हथियार, जान लड़ा दूंगा। इस शुंभक के बदबूदार पसीने से होकर गुजरना होगा हमें। परंतु जैसे ही सूक्ष्म रूप परमाणु का स्पर्श शुंभक के पसीने से हुआ, पसीने की धार ऐसे भभक उठी जैसे पेट्रोल पर माचिस की जलती तिल्ली डाल दी गई हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।